हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि जो फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शन थी उनको रनिंग में लेते हैं, ठीक है ना। पहली केमिकल रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी? हेलोजनीकरण। दूसरी कौन सी पढ़ी थी? नाइट्रीकरण। तीसरी कौन सी पढ़ी थी? सल्फोनीकरण। अब चौथी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, मतलब फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस वक्त जो केमिकल रिएक्शन चल रही है वो कौन सी चल रही है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर भी कौन सी चल रही है? इलेक्ट्रॉन स्नेप प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये जितनी भी रिएक्शन होती है ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेप प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अर्थात जिससे भी आप उनकी रिएक्शन करवा रहे हो वहां पर पहला अटैक किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। तो अब हम डिस्कशन करेंगे चौथी केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? लुईस एसिड की प्रेजेंस में। लेकिन आपको पता, मैं यहाँ पर लुईस एसिड ले नहीं सकता क्योंकि इसका डिस्कशन हम फ्यूरेन में पहले कर चुके हैं कि फ्यूरेन सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में, फ्यूरेन होता है वो सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में बहुलीकृत पॉलीमराइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्ट पॉलीमराइज मिले या बहुलीकृत मिले, ठीक है ना। हमारा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उसकी अल्फा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाए और अपना काम हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है ना, मतलब कैटलिस्ट लुईस एसिड लेते हैं, हम कैटलिस्ट को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन को करवा देता हूं मैं SnCl2 की प्रेजेंस में। तो जैसे ही मैं इस रिएक्शन को SnCl2 की प्रेजेंस में करवाऊंगा तो हमको बहुलीकृत प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दी कि भाई लुईस एसिड की प्रेजेंस में वो बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मैं कैटलिस्ट को चेंज कर दूं और मैं एसिड नहीं लूं, ठीक है ना, कोई भी सांद्र एसिड या लुईस एसिड अगर मैं लूं तो कॉमन सी बात है, हमको जो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो केवल एक पोजीशन पर अटैक करके हमारी रिएक्शन को संपन्न कर देगा, ठीक है ना। इसलिए इस रिएक्शन के लिए मैं लुईस एसिड नहीं ले रहा हूं और इस रिएक्शन को करवा रहा हूं मैं SnCl2 की प्रेजेंस में। अर्थात कैटलिस्ट को मैंने चेंज कर दिया, लुईस एसिड नहीं ले रहे हैं और उसकी जगह पे किसको ले रहे हैं? SnCl2, ठीक है ना। तो SnCl2 की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को करवाऊंगा तो हमको 2 एसिटिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसकी कौन सी पोजीशन पर अटैक कर देगा? अल्फा पोजीशन पर। क्योंकि आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रोफाइल सब अल्फा पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल बन रहा है कंपेयर टू बीटा पोजीशन की, जिसका डिस्कशन हमने शुरू की बेसिक क्लासों के अंदर देखा था। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो फ्यूरेन की रिएक्शन एक बार फिर से समझना, फ्यूरेन की जो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है इसको लुईस एसिड की प्रेजेंस में मत करवा देना कोई सा, क्योंकि आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो फ्यूरेन होता है लुईस एसिड की प्रेजेंस में या किसी भी एसिड की प्रेजेंस में बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्ट बहुलीकृत मिले, हमारा तो इलेक्ट्रोफाइल उसकी एक अल्फा पोजीशन पर अटैक कर दे फ्यूरेन की पर और अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। आगे नहीं मेरी बात समझ में। इसलिए लुईस एसिड की जगह पे मैं क्या ले रहा हूं? SnCl2। और SnCl2 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाऊं। कैसे करवाऊं? इधर देख लिए, ठीक है ना। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल तो बस उसकी वही अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा। ये देखो, ये यहां पर ले लिया मैंने फ्यूरेन, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है? फ्यूरेन की चल रही है, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने फ्यूरेन, फ्यूरेन ले लिया और ये ले लिया मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड, ये ले लिया CH3CO2O, ठीक है ना। इसको खोल के लिखना चाहो तो इस तरीका से लिख सकते हो, खोल के लिखना चाहो तो इसको इस तरीका से लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आप लोगों को कौन होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। मैं लुईस एसिड नहीं ले रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं SnCl2। SnCl2 लेता हूं तो यहां पर 2 एसिटिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर 2 एसिटिल फ्यूरेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लो भैया, सीधा सा है, COCH3 ग्रुप यहां पर जोड़ दो और आप लोगों का एसिटिक अम्ल आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम है 2 एसिटिल फ्यूरेन, इसका नाम है 2 एसिटिल फ्यूरेन, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। इधर देखिए भैया, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, कैटलिस्ट को मैंने चेंज कर दिया, लुईस एसिड को नहीं लिया और मैंने किसको ले लिया? SnCl2 को ले लिया, ठीक है ना। रिएक्शन को SnCl2 की प्रेजेंस में करवा रहा हूं तो देखो यहां पर मैंने फ्यूरेन ले लिया, ठीक है ना, फ्यूरेन ले लिया। अब आपको पता है कि रिएक्शन उसकी अल्फा पोजीशन पर होगी, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर स्टेबल हो रहा है, मतलब अधिक स्थायी हो रहा है, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दी, ठीक है ना। इस तरीका से लिखो तो इसका फॉर्मूला इस तरीका से, जिसको मैंने पहले भी एक बार समझा रखा आप लोगों के लिए। तो देखो, आप लोगों को पता है कि इसके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और इसके पास
पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है इसके पास 2 ऑक्सीजन आ गए, तो कॉमन सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। भाई इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। देखो ये ग्रुप तो कौन होता है अपना एसीटेट ग्रुप, ध्यान में रखना, इन चीजों का पता होना चाहिए आप लोगों को कि कौन से ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। इस ग्रुप को तो हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप। इस ग्रुप को हम CH3CO जो ग्रुप होता है ना, देखो मैं लिख ही देता हूं, काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया ये जो CH3CO जो ग्रुप होता है ना, कार्बन की ये वैलेंसी को मैंने खाली कर दिया, इसको बोलते हैं हम एसिटिल ग्रुप, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप, या फिर क्या बोल सकते हो एसाइल ग्रुप, एक ही बात है, ठीक है ना। एसिटिल ग्रुप बोल सकते हैं, एसाइल ग्रुप बोल सकते हो, और इसको शो करते हैं AC से, ठीक है ना। इस एसिटिल ग्रुप को या इस एसाइल ग्रुप को हम किससे शो करते हैं, AC से शो करते हैं। और एक होता है आपका एसीटेट आयन, एसीटेट आयन को हम शो करते हैं CH3COO-, ये होता है आप लोगों का एसीटेट आयन, ठीक है ना। ये कौन होता है आप लोगों का एसीटेट आयन। तो कोई सा स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो जाना भैया, दोनों ग्रुप लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने, ठीक है ना। ये जो आपका CH3CO ग्रुप होता है ना, ये होता है एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप बोल सकते हो आप लोग, और इसको किससे शो करते हैं हम, AC से शो करते हैं। और एक आप लोगों का ये कौन होता है एसीटेट आयन, CH3COO-, इसको हम क्या बोलते हैं एसीटेट आयन, इसका नाम क्या होता है एसीटेट आयन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो देखो ये तो कौन सा ग्रुप आपका एसाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप, और ये कौन है आपका एसीटेट आयन, ठीक है ना। तो एसीटेट आयन इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ये आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल। भाई जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब आपको पता है इस साइड से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या लेके निकलेगा, मैं खोल के लिख देता हूं, देखो मैग्नेटिक टाइप में बता देता हूं। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कार्बन से या हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है ज्यादा। तो देखो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा, कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब एक बात बताओ, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव। इसका मतलब है CH3CO ग्रुप तो आपका किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, ठीक है ना। CH3CO ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो कॉमन सी बात है कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन कौन सी चल रही है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें पहला अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो देखो ये अपना इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, ये तो इस साइड से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा। और हाइड्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है और इस एसीटेट आयन पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये आप लोगों का एसिटिक अम्ल आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इसका नाम कौन है, एसिटिल, ठीक है ना, इसका नाम कौन है, एसिटिल। तो देखो 1 2 पोजीशन से आपका एसिटिल ग्रुप जुड़ा है, तो लिख दो नाम 2 एसिटिल। किसकी रिंग से जुड़ा है, फ्यूरेन की रिंग से, तो लिख दो 2 एसिटिल फ्यूरेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, भैया किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत सीधी सीधी सी रिएक्शन चलनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो कुछ भी नहीं, सारी चीजें सिंपल होती हैं, आपको पता है कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज में कोई स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो जाना, मैं फिर बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंटों को तो बस इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, एसीटेट क्या होता है सर, एसाइल क्या होता है। ये एसीटेट होता है और ये एसाइल होता है। ये तो कौन होता है, एसाइल, जिसका नाम एसिटिल भी है, ठीक है ना। एसिटिल बोल सकते हो, एसाइल बोल सकते हो, एक ही बात है। और ये होता है आपका एसीटेट आयन, क्योंकि कॉमन सी बात है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो एसीटेट आयन हो गया आप लोगों का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। इसलिए ये तो आपका एसीटेट आयन और ये आप लोगों का एसाइल आयन है, ठीक है ना। रिएक्शन आ गई आप लोगों को समझ में, कुछ नहीं है, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है ना। कैटलिस्ट चेंज किया, आपको होता है जो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया होती है लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, लेकिन मैंने लुईस एसिड नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लुईस एसिड ले लेता तो आपको होता हमको बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता, अर्थात ये रिंग एक दूसरे से जुड़ती जाती और बहुत बड़े प्रोडक्ट का मतलब बहुत लंबी चेन श्रृंखला का निर्माण कर देते। हम ये थोड़ा चाहते कि हम लंबी चेन श्रृंखला का निर्माण करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो उसकी अल्फा पोजीशन पर अटैक कर जाए और हमको ये प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको यही प्रोडक्ट मिले, हमें बहुलीकृत प्रोडक्ट ना मिले, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, कैटलिस्ट को चेंज कर दिया। चलो ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई, 4। एक एक केमिकल रिएक्शन आपके बिल्कुल उंगली के पोरून पे होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर ये केमिकल रिएक्शन याद है तो देखो एक चीज का तो आपको पता है कि भाई प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन, इनसे वो क्वेश्चन बनाएगा। तो क्वेश्चन के लिए क्या है, इन्हीं केमिकल रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एरोमेटिसिटी, स्ट्रक्चर, इन्हीं को पूछेगा वो आप लोगों से। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़, तो केमिकल रिएक्शन को तो 1 नंबर का जो आप लोगों की
जो बनाने की विधि है, बनाने की विधि की तो मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बचे कुछ नंबर किससे मिलेंगे, आपकी केमिकल रिएक्शनों से मिलेंगे, स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी से मिलेंगे। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना। इसलिए स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी और इनकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल आपको एक एक केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, देखो इतना तो आपको आइडिया लगना ही चालू हुआ है यूनिट के बारे में कि बार बार में इसकी केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी का डिस्कशन हो रहा है, तो कॉमन सी बात है क्वेश्चन यहीं से बनेगा हमारा जो भी क्वेश्चन है। क्योंकि हम जो बनाने की विधि पढ़ी थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनना है। कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ लेगा, मतलब बनाने की विधि कोई एक पूछ लेगा, तो एक के कितने, 1-1.5 नंबर। बचे कुछ नंबर कहां से आएंगे, 7 नंबर की यूनिट तो बचे कुछ नंबर कहां से आएंगे, बचे कुछ नंबर आएंगे वो केमिकल रिएक्शनों से आएंगे, स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी से आएंगे। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को ये रिएक्शन कैसा हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, कैसे बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में वो बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए। और वीडियो को देख रहे हो, बहुत गहराई से देखा करो चीजों को, ठीक है ना। वीडियो को बढ़िया देखने के बाद जब दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाकर नहीं सर बिल्कुल समझ में आ गया, उसके बाद एक बार नोट्सों को पढ़ के, ये नहीं डायरेक्ट वीडियो समझो ले उतारना चालू, नहीं, गलत। पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वीडियो देखो पहले तो सिंसियर तरीका से, 100% अपना वीडियो पे दो, ठीक है ना। जब आपको वीडियो बढ़िया तरीका से देख लिया क्लास का, ठीक है, दिमाग में फिट हो गया कि हाँ सर ने ये पढ़ा है, उसके बाद जो नोट्स है उनको एक बार पढ़ के देखो यार नोट्सों में क्या लिख रखी है। अभी लेक्चर लिया, उसके बाद तुरंत नोट्सों को देखो, नोट्स बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्योंकि क्लास लेने के बाद उन नोट्सों को एक बार पढ़ो, ठीक है। क्लास ले ली, नोट्स पढ़ ली, अब फिर कॉपी में उतार दो यार, वो तो दिमाग में वैसे ही छप जाएगी चीजें, ठीक है ना। आगे नहीं बात नहीं है। इसलिए एक एक चीज को समझ समझ कर चलो, रट्टा किसी चीज में मत मारो, ठीक है ना। सिस्टमेटिक तरीका से चलोगे तो सारी चीजें अपनी आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। आप लोगों की ये यूनिट बहुत सिंपल होती जा रही है, कुछ भी नहीं था, बेसिक तो मैंने क्लियर करवा दिया भाई, मेन चीज तो बेसिक ही थी। बेसिक क्लियर करवाने के बाद तो अब ये सारी चीजें सिंपल ही हो रही है। करी क्या रहे हैं हम लोग, तो बनाने की विधि की थी, तो बनाने की विधि में 100 तो मैंने करवाई नहीं है, बनाने की विधि में 2-3 तो आप लोगों को बनाने की विधि करवा रहा हूं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोगों से वो क्वेश्चन पूछता नहीं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है ना। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया पाते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप इन सारी चीजों को, तो नई तो कोई चीज है नहीं है, ठीक है ना। नई चीज आई है प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिनोप्रिडिन की स्ट्रक्चर नहीं आई है, बाकी रिएक्शन तो वही चल रही है आप लोगों की। वहां पर देखो बेंजीन की रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन करवाते थे आप 12th क्लास में, ठीक है ना। और आपको हेलोजन, तो वहां पर भी हेलोजनीकरण होता था, बस वहां पर जो चेंज हो रहा वहां पर फिनोल था, यहाँ पर ये आ गए प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिनोप्रिडिन आ गए। बात समझ में आ गई ना। जब वहां पर रिएक्शन किसकी करवाते थे, फिनोल की करवाते थे आप लोग, एनिलीन की करवाते थे। अब क्या हो गया, अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ गए, बाकी की तो सारी चीज सेम है। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में वहां पर भी वहां पर भी हम ये कंडीशन लेते थे, ठीक है ना। अब की बार हमने क्या है, कैटेलिस्ट को चेंज कर दिया। और कैटेलिस्ट को क्यों चेंज कर दिया, इसका रीजन आपको पता है कि कैटेलिस्ट क्यों चेंज किया है, तभी तो बोला ना कॉन्सेप्ट बेस से चलो, सारी चीजें बहुत आसान होती हैं, ठीक है ना। और अब तो वैसे भी यूनिट सिंपल सी लग रही है, कुछ नहीं, बनाने की विधि, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी, खेल खत्म एक का, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई। अब अगली केमिकल रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। देखो जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई चालू नहीं की वो पढ़ाई चालू कर देना सिस्टमेटिक तरीका से। देखो अगली रिएक्शन हमारी गाटरमान कोच अभिक्रिया, 5वीं केमिकल रिएक्शन है गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया कुछ नहीं है, इसमें सीधी सी है, अल्फा पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। ये भी फिनोल की रिएक्शन है, ठीक है ना। 12th क्लास में पढ़ी है सारी रिएक्शन। HCl प्लस HCl दोनों को मिलाकर करवाओगे तो इसकी अल्फा पोजीशन से CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। ये लो, इसकी अल्फा पोजीशन से कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। ये तो हमारा कौन है, फ्यूरेन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन फ्यूरेन की चल रही है। और ये कौन है, फल्फ्यूरेल, या इसका नाम एक और है फल्फ्यूरेल्डिहाइड, फल्फ्यूरेल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका एक नाम कौन है, फल्फ्यूरेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये भी रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक है ना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें ये जो फल्फ्यूरेल्डिहाइड होता है ना, फल्फ्यूरेल्डिहाइड, ये आप लोगों का किससे रिएक्शन कर लेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। किससे रिएक्शन करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा।
ये लो CHO, फर्फ्यूरेल, फर्फ्यूरेल, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, अमोनिया के साथ करवा दी। यहाँ से -3H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है ना, जगह कम है वहां पर। ये लो, इसका नाम है आपका हाइड्रोफ्यूरेमाइड, ठीक है ना, इसका नाम है आप लोगों का हाइड्रोफ्यूरेमाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ, हाइड्रोफ्यूरेमाइड का फॉर्मेशन किस तरीका से हो रहा है। तो इधर देखिए, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अगली अपने 5वें नंबर की केमिकल रिएक्शन है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये भी आप लोगों को पता, पेरोल शो करता है, पेरोल के साथ यहाँ पर पेरोल भी शो करता है इसको, और आपको पता है इसके साथ जो बेंजीन भी शो करती है, और आपने फ्यूरेन तो कर ही रहा है यहाँ पर तो, और उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा जो फिनॉल होता है, फिनॉल भी इस रिएक्शन को शो करता है। गाटरमान को 12th क्लास में पढ़ी है आप लोगों ने फिनॉल के अंदर, ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेना, इसको फ्यूरेन भी शो कर रहा है, ठीक है ना। वहां पर फिनॉल शो करता था, यहाँ पर कौन कर रहा है, फ्यूरेन शो कर रहा है, ठीक है ना। वो होमोसाइक्लिक थे, ये आप लोगों का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया, फ्यूरेन को ले लिया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन फ्यूरेन की चली है। यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में HCN HCl दोनों को मिक्स करके ले लिया, मिक्स करके ले लिया। तो आप लोग जानते हो गाटरमान कोच अभिक्रिया में अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, CHO ग्रुप। ये फॉर्मूला किसका होता है, फर्फ्यूरेल का, या फर्फ्यूरेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब आपका ये फर्फ्यूरेल्डिहाइड होता है ना, इसके 3 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल्स इस फर्फ्यूरेल के 3 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर हाइड्रोफ्यूरेमाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। हाइड्रोफ्यूरेमाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये इसकी अल्फा पोजीशन पर, ये इसकी अल्फा पोजीशन पर, ये इसकी अल्फा पोजीशन पर, ठीक है ना। इस तरीका से ये किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोफ्यूरेमाइड का। मेरी बात आप लोग समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर से देख लेना भैया, एक बार फिर समझना। जो गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है ना, इसको फिनॉल भी शो करता है, प्रोल भी शो करता है, और यहाँ पर फ्यूरेन भी शो कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन सी बात है, सभी रिएक्शन हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। यहाँ पर मैंने किसको लिया, फ्यूरेन लिया कैटेलिस्ट के रूप में, HCN और HCl दोनों को मिक्स करके लिया है मैंने, ठीक है ना। तो इसकी अल्फा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, CHO ग्रुप। ये फॉर्मूला किसका होता है, फर्फ्यूरेल का, फर्फ्यूरेल्डिहाइड का, ठीक है ना। इस फर्फ्यूरेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर, ठीक है ना, इस फर्फ्यूरेल्डिहाइड के कितने, 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर किसके साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोफ्यूरेमाइड का फॉर्मेशन करता है। और देखो ये भी इसकी अल्फा पोजीशन पे, ये भी अल्फा पोजीशन पर, ये भी अल्फा पोजीशन पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रोल फ्यूरेन थायोपीन अपना प्रोडक्ट कौन सी पोजीशन पर बनाते हैं, अल्फा पोजीशन पर, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर जो उनका प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट आप लोगों का क्या होता है, स्टेबल होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। जितनी भी रिएक्शन हो रही है आपको पता सभी कौन सी पोजीशन पर हो रही है, उनकी अल्फा पोजीशन पर हो रही है, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर जो उनका प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपकी ये 5वें नंबर की रिएक्शन का भी डिस्कशन हो गया, जिसका नाम कौन है, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। अब 6ठे नंबर की रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो 6ठे नंबर की रिएक्शन को भी देख लो आप लोग, ठीक है ना। 5 रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोस्नेक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब 6ठे नंबर की रिएक्शन के बारे में डिस्कशन और कर लेते हैं आप लोगों से। देखो 6ठे नंबर की रिएक्शन को भी देख लो आप लोग। 6ठे नंबर की रिएक्शन है आप लोगों की गोमबर्ग अभिक्रिया, ठीक है ना। 6ठे नंबर की रिएक्शन हमारी गोमबर्ग अभिक्रिया, गोमबर्ग अभिक्रिया, गोमबर्ग अभिक्रिया मतलब गोमबर्ग रिएक्शन। तो देखो गोमबर्ग रिएक्शन को भी, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, फ्यूरेन की रिएक्शन किससे करवाएंगे, डाइएजोनियम साल्ट से। ये फ्यूरेन ले लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट से। इसका नाम क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट, एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट। किसकी प्रेजेंस में, किसी भी क्षार की प्रेजेंस में, NaOH माइनस HCl आप लोगों को यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, 2 एराइल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, 2 एराइल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है ना, इसका नाम है 2 एराइल फ्यूरेन। अब देखो इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। इधर देखिए, देखो ये अपने जो छठे नंबर की रिएक्शन है, इसका नाम कौन सी अभिक्रिया है? इसका नाम है गोमबर्ग अभिक्रिया। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेना, छठे नंबर की रिएक्शन है जिसका नाम है गोमबर्ग अभिक्रिया। इसमें फ्यूरेन की रिएक्शन किससे करवाते हैं? एरोमेटिक डाई एजुनियम साल्ट से। अब ये साल्ट की जगह आपका Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने हेलोजन ले रखा है, हेलोजन ले रखा है तो यहाँ पर Cl नहीं, आप लोगों का HX बाहर निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकलेगा? आपका HX बाहर निकलेगा। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं Cl ले लेता तो यहाँ पर फिर क्या बाहर निकलता? HCl बाहर निकलता। अगर मैं यहाँ पर आयोडीन ले लेता तो HI बाहर निकलता, और अगर मैं Br ले लेता तो HBr बाहर निकलता। ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आपको पता है इस पोजीशन से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि रिएक्शन अल्फा पोजीशन पर हो रही है। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा प्लस लेके, और आपको पता है हेलोजन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, तो माइनस HX के रूप में आप लोगों का ये बाहर निकल जाता है। और ये आपका जो एराइल ग्रुप होता है ना, एराइल ग्रुप, इसकी अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाता है, बाकी ये N2 गैस है, ये N2 गैस आप लोगों की वायुमंडल में बाहर निकल जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो देखो इस हेलोजन को तो कौन बाहर निकाल देगा? H बाहर निकाल देगा HX के रूप में। ठीक है ना, ये N2 गैस होती है, वायुमंडल में निकल जाती है, और ये Ar आप लोगों की कौन सी पोजीशन से जुड़ जाएगा? इसकी अल्फा पोजीशन से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा 2 एराइल फ्यूरेन। ठीक है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो 2 एराइल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, इस रिएक्शन के साथ ही अपनी कितनी रिएक्शन हो गई? 6 केमिकल रिएक्शन हो गई, जिनमें ये छठे नंबर की कौन सी थी? गोमबर्ग अभिक्रिया। अब ठीक है, 7वें नंबर की रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं। तो देखो 7वें नंबर की रिएक्शन भी आप लोग, ठीक है ना, अब डिस्कशन करेंगे 7वें नंबर की रिएक्शन पर। देख लो भैया, 7वें नंबर की रिएक्शन है आप लोगों की, 7वें नंबर की इसकी रिएक्शन है एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया, एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया। देखो यहां पर मैंने क्या ले लिया? फ्यूरेन ले लिया, यहां पर ले लिया मैंने फ्यूरेन। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन किससे करवा रही? एन ब्यूटिल लिथियम से, C4H9Li। आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हो लिथियम मेटल होती है, तो इस पर पॉजिटिव होगा और इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, इसका नाम होगा एन ब्यूटिल लिथियम। इसका नाम क्या है? एन ब्यूटिल लिथियम। यहां से आप लोगों का माइनस C4H10 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और इसकी अल्फा पोजीशन से आप लोगों का लिथियम जुड़ जाएगा। ठीक है ना, अल्फा पोजीशन से आप लोगों का ये यहाँ पर लिथियम जुड़ जाएगा। इसका नाम है 2 लिथियम फ्यूरेन। ठीक है ना, इसका नाम है 2 लिथियम फ्यूरेन। और इसकी रिएक्शन में यहाँ पर CO2 और सेकंड कंडीशन में कोई एसिड ले रहा हूं, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो उसकी अल्फा पोजीशन से आप लोगों का COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है ना, अल्फा पोजीशन से तो उसका नाम होता है फ्यूरोइक एसिड। देखो इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। इधर देखिए भैया, ये अपने 7वें नंबर की रिएक्शन है जिसका नाम है एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना, एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये यहाँ पर किसको ले लिया मैंने? फ्यूरेन को ले लिया, ये ले लिया एन ब्यूटिल लिथियम। अब आपको होता है लिथियम मेटल होती है, तो कॉमन सी बात है, मेटल पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, सामने वाले पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा पोजीशन से, आपको होता है रिएक्शन सब अल्फा पोजीशन हो रही है, अल्फा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन लेकर निकलेगा। हाइड्रोजन क्या लेकर निकलेगा? प्लस लेकर निकलेगा। तो हाइड्रोजन का प्लस इससे जुड़ जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। और आप लोगों को पता है C4H10 किसका फॉर्मूला होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। लिथियम पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम यहाँ पर किससे जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2 लिथियम फ्यूरेन। ठीक है ना, फिर सेकंड कंडीशन में एक तो यहाँ पर CO2 ले लेता हूं और एक में एसिड ले लेता हूं। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन के लिए क्या सप्लाई करता है? COOH ग्रुप सप्लाई करता है। ठीक है ना, तो COOH कौन सी पोजीशन पर जुड़ जाएगा? उसकी अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाएगा,
और हम लोगों को फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब हम लोगों को फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये रिएक्शन थी वो आप लोगों को कौन सी, एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। अब इसके साथ अपनी कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई, 7 केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हम 8वीं केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो देखो 8वीं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है ना, कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई इसके साथ, 7। अब 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन की, सभी रिएक्शनों को करते चलना, ज्यादा कुछ है नहीं है, सीधी सीधी सी रिएक्शन है, बस आप लोग तो ध्यान में रख लेना रिएक्शनों को, ठीक है ना। एग्जाम में पूछे तो लिख देना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी रिएक्शन है आप लोगों की। ये आप लोगों की है मेनिस अभिक्रिया, मेनिस अभिक्रिया, मेनिस अभिक्रिया। तो देखो मेनिस अभिक्रिया को भी देख लो आप लोग, ये लो मैंने फ्यूरेन ले लिया, ठीक, इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड से करवा देता हूं, उसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। और यहां पर ले लेता हूं मैं 2 डिग्री एमीन, ये आप लोगों को कौन है, 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा, फ्यूरेन की रिंग ले ली, ये लो, यहाँ पर CH2 CH2N CH3 को होल्टवाइज डाई मेथिल एमिनो एथिल फ्यूरेन। देखिए इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों से लिए समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर ये अपने कौन से नंबर की रिएक्शन है, 8वें नंबर की रिएक्शन है। इस 8वें नंबर की रिएक्शन में क्या है आप लोगों को, यहाँ पर मैंने किसको ले लिया, फ्यूरेन को ले लिया, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, एसिटाल्डिहाइड से और 2 डिग्री एमीन से। जब मैं एसिटाल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन से इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है डाईमेथिल एमिनो एथिल फ्यूरेन, ठीक है ना। डाईमेथिल एमिनो एथिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये प्रोडक्ट बन कैसे जाता है, इस चीज को कौन एक्सप्लेन करती है, उसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मैंने सब अभिक्रिया हम लोगों के लिए बीएससी सेकंड ईयर में दे रखी थी, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन वाली यूनिट में आप लोगों के लिए मैंने करवाई थी मैंने सब अभिक्रिया। आप लोग अपने नोट्स चेक करके देखना, मैंने सब अभिक्रिया वहां पर करवाई थी, ठीक है ना। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीका से होता है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए वहां पर समझाई थी। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए मैकेनिज्म तो दे नहीं रखी है, इसलिए प्रोडक्ट आप लोग डायरेक्ट ध्यान में रख लेना। एक बार फिर से समझ लेना आप लोग, यहाँ पर हम लोगों के लिए डायरेक्ट दे नहीं रखी है, ठीक है ना। ये रिएक्शन तो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है, सुनो मेरी बात, बीएससी सेकंड ईयर के लिए मैंने इस रिएक्शन मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है, ठीक है ना। रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ, ठीक है ना, रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ। तो हम लोगों के लिए मैकेनिज्म तो दे नहीं रखी है, जो मैं मैकेनिज्म बताऊं यहाँ पर कि भाई ये बन कैसे गया, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म आप लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखी है, आप तो बस इतना ही ध्यान में रखना कि फ्यूरेन की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन से करवाते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है डाईमेथिल एमिनो एथिल फ्यूरेन, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। फिर भी कोई स्टूडेंट के नहीं सर मैं तो मैकेनिज्म और देखना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जा, यूट्यूब पे मैनिस रिएक्शन नाम से देख लेना, वहां पर सर्च कर लेना मैनिस रिएक्शन, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यूट्यूब पे जाकर देख लेना, मैनिस रिएक्शन विद मैकेनिज्म बता रखी है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वैसे हम लोगों के लिए मैनिस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं दे रखी है, ओनली सिर्फ रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन कर देना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फ्यूरेन ले लेना, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लेना, यहाँ पर 2 डिग्री एमीन ले लेना, ठीक है ना। अल्फा पोजीशन पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा डाईमेथिल एमिनो एथिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। इसी के साथ हम लोगों की कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई, 8 केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसकी 9वें नंबर की केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जो इसकी लास्ट रिएक्शन होगी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो देखो उसको भी, यहां पर इसके 9वें नंबर की रिएक्शन है फ्यूरेन में क्षारीय गुण या फ्यूरेन का प्रोटोनीकरण, ठीक है ना। इसके साथ हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसकी अगली रिएक्शनों पर चलेंगे। 9वें नंबर की रिएक्शन हमारे लिए फ्यूरेन में क्षारीय गुण या फ्यूरेन का प्रोटोनीकरण, ठीक है ना। इस टॉपिक को आप लोग इंपॉर्टेंट ही मान लेना, ठीक है ना। फ्यूरेन में इस टॉपिक को आप लोग इंपॉर्टेंट ही मान लेना कि फ्यूरेन क्षारीय गुण किस तरीका से शो करता है, फ्यूरेन का प्रोटोनीकरण किस तरीका से होता है।
देखो मैं बता देता हूँ इसका प्रोटोनीकरण किस तरीका से होता है। इधर देखो, ये आप लोगों का फ्यूरेन है, ठीक है ना। फ्यूरेन है, प्रोटोनीकरण का मतलब होता है किसी चीज का हाइड्रोजन इंटर करवाना किसी चीज में, ठीक है ना। क्योंकि प्रोटॉन आपको पता हम किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन को बोलते हैं, H+ को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये वाली, यहाँ पर ये इस पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। और इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और जब इसका प्रोटोनीकरण करवाते हो तो कंडीशन आप लोगों की ये बन जाती है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप लोगों को ये। आप देखो इसको समझा देता हूँ। देखो भैया, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना आप लोग, पूरा फोकस थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ बना कर रखना और बोर्ड की तरफ बना कर रखना। अभी आप लोगों के लिए इस पूरे को बहुत बढ़िया तरीका से समझा देता हूँ। टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, फ्यूरेन में क्षारीय गुण या फ्यूरेन का प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी से आप H+ को जोड़ रहे हो, क्योंकि प्रोटॉन हम किसको बोल रहे हैं, H+ को ही बोल रहे हैं। जैसे कि आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ के आ गए कि H+ को हम क्या बोले, प्रोटॉन बोले, क्योंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, एक प्रोटॉन होता है, इसलिए H+ को हम प्रोटॉन भी बोले। और प्रोटोनीकरण का मतलब, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटोनीकरण या प्रोटोनेशन का मतलब होता है किसी से आप H+ को जोड़ रहे हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो फ्यूरेन होता है ना, वो दुर्बल क्षार की तरह बिहेव करता है, वीक बेस की तरह बिहेव करता है। और जो कोई देखो समझने वाले तो यहां पर समझ गए होंगे कि वो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर ये जो फ्यूरेन है, अगर एक क्षारीय गुण शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा, तो ऑक्सीजन से करेगा, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को किसी के लिए डोनेट कर दे तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हो कि जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्षार होते हैं, ठीक है ना। जो अपना लोन पेयर किसी दूसरे के लिए देते हैं वो आप लोगों को पता क्षार होते हैं। तो अगर फ्यूरेन के अंदर ये ऑक्सीजन किसी दूसरे के लिए अपना लोन पेयर डोनेट कर दे तो ये किसकी तरह व्यवहार कर जाए, क्षारों की तरह व्यवहार कर जाए। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ऑक्सीजन आसानी से इस लोन पेयर को किसी के लिए डोनेट नहीं करता, और उसका रीजन ये होता है कि अगर इस लोन पेयर को भी किसी के लिए डोनेट कर दे तो खुद के पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एक बात बताओ, अगर खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फ्यूरेन होता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल, या ऐसे बोल सकता हूं ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अनस्टेबल। इसलिए ये प्रबल क्षारों की तरह व्यवहार नहीं करता है, ये दुर्बल क्षारों की तरह व्यवहार करता है, वीक बेस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। और जब हम फ्यूरेन का प्रोटोनीकरण करवाते हैं, उससे H+ को जोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन एटम से नहीं जुड़ता, वो किससे जुड़ता है, कार्बन एटम के साथ। ये इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा समझने वाला पॉइंट है। एक बार फिर से समझना यार, एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझना, एक बात बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये वाला लोन पेयर जो अंदर वाला आपको पता है ये एरोमेटिसिटी में काउंट हो रहा है, बिल्कुल काउंट हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से फ्यूरेन एरोमेटिक होता है। 2 4 6, इसका मतलब जो अंदर वाला लोन पेयर है उसकी एरोमेटिसिटी में काउंट हो रहा है। और अगर अंदर वाला एरोमेटिसिटी में काउंट हो रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी काउंट होगा, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं। तो अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है तो आपको बताया ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को यह भी अच्छी तरीके से पता है कि अब ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी खत्म। हालांकि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर इस लोन पेयर को वो रिंग के अंदर पहुंचा देगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है ना। 3 वैलेंसी हो जाएगी, 3 वैलेंसी के बाद उसके पास एक लोन पेयर और प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वो दूसरे लोन पेयर को किसी और के लिए डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन एक पॉजिटिव पर ही अगर अनस्टेबल हो जाता है तो 2 पॉजिटिव तो वो कभी भी अपने पास एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो अपने पास एक पॉजिटिव को तो रख नहीं पा रहा है, तो कॉमन सी बात है 2 पॉजिटिव को कहां से रख लेगा। इसलिए आप लोगों ने हमेशा एक चीज पढ़ी होगी कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। कभी भी आप लोगों ने ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड नहीं सुने होंगे, जबकि उसके पास पॉसिबिलिटी होती है। देखो इस कंडीशन में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3, और एक लोन पेयर उसके पास अब भी प्रेजेंट है। चाहे तो इसको दे सकता है, लेकिन वो इसको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसको देने का मतलब कंप्लीट रूप से मतलब खत्म हो जाना, क्योंकि उसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अर्थात वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन अपने पास एक पॉजिटिव को एग्जिस्ट कर नहीं पा रहा है तो कॉमन सी बात है 2 पॉजिटिव कहां से कर लेगा। इसलिए जब फ्यूचर, अब देखो यहां पर ये लोन पेयर तो कहां पर चला गया, रिंग के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि वो तो एरोमेटिसिटी में काउंट हो रहा है, वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये रिंग के अंदर चला गया
और आप इसका प्रोटोनीकरण करवाना चाहते हो तो अब ऑक्सीजन से तो जुड़ ही नहीं सकता। कैसे जुड़ेगा? ऑक्सीजन तो कर चुका अपनी 3 वैलेंसी, भाई ऑक्सीजन तो अपनी 3 वैलेंसी कर चुका है। अब अगर H+ को जोड़ना चाहोगे तो ऑक्सीजन से तो वो जुड़ नहीं सकता है, तो कॉमन सी बात है फिर वो किससे जुड़ेगा? कार्बन के साथ जुड़ेगा। और कार्बन के साथ कैसे जुड़ेगा? जब वो अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। कैसे करेगा? एक बात बताओ यार, ये अपना लोन पे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहुंचा देगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज जगह है? पॉजिटिव चार्ज जगह है। यहाँ पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर कार्बन के पास आ गया, तो यहाँ पर कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन उसकी अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। अब आप सोच रहे सर यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन कहां पर? अरे भैया एक हाइड्रोजन जो आप लोगों की फ्यूरेन है ना उसकी रिंग में पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फ्यूरेन की स्ट्रक्चर यही तो होती है यार। मैं लिख देता हूं, देखो CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और ये हो गया आप लोगों का ये, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन तो उसकी रिंग से पहले से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन आप लोगों ने प्रोटोनीकरण से जोड़ दिया, ठीक है ना। बहुत से सोच रहे हैं कि सर आपने तो एक हाइड्रोजन जोड़ा, एक हाइड्रोजन और कहां से आ गया? अरे एक हाइड्रोजन तो पहले से फ्यूरेन के पास में प्रेजेंट है, सब पोजीशन से हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ पहले से सभी पोजीशनों से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो है। ये स्ट्रक्चर होती है फ्यूरेन की, ये स्ट्रक्चर होती है, खोल के लिख दी मैंने आप लोगों के लिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये एक हाइड्रोजन तो उसकी रिंग से पहले से जुड़ा हुआ और एक हाइड्रोजन का प्रोटोनीकरण हुआ है, लेकिन ध्यान में रखना वो ऑक्सीजन पे नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और जो उसके पास एक लोन पेयर था रिंग के अंदर वाला वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला गया। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जगह? पॉजिटिव चार्ज। अब इसका प्रोटोनीकरण नहीं करवा सकते क्योंकि ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। तो कॉमन सी बात है, प्रोटोनीकरण होगा तो किस होगा? कार्बन पर ही तो होगा। और कार्बन की कौन सी पोजीशन पर? यार अल्फा पोजीशन पर। हमारी जितनी भी रिएक्शन हो रही है सब अल्फा पोजीशन पर भी तो हो रही है। तो यहाँ पर ये H+ उसकी कौन सी पोजीशन से जुड़ जाएगा? अल्फा पोजीशन से जुड़ जाएगा। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यहाँ पर ये इसका क्या हुआ है? प्रोटोनीकरण, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीकृत फ्यूरेन। इसका नाम होता है प्रोटोनीकृत, मतलब इससे प्रोटोन जुड़ गया। प्रोटोनीकृत फ्यूरेन, ठीक है ना भाई, सही है ना। इससे फ्यूरेन से आप लोगों को प्रोटॉन जुड़ गया, ठीक है ना, तो इसका नाम हो गया प्रोटोनीकृत फ्यूरेन। अब ये प्रोटोनीकृत फ्यूरेन होता है ना, आगे जाके और फ्यूरेन रिंगों के साथ जुड़कर इस तरीका से एक दूसरी रिंग, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, ऐसे मिलकर लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बहुलक का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये प्रोटोनीकृत फ्यूरेन बन गया। अब ये प्रोटोनीकृत फ्यूरेन होता है ना, और फ्यूरेन रिंगों के साथ जुड़कर और बहुलक का निर्माण करता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बहुलीकरण अर्थात पॉलीमराइजेशन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या बात का पता लगा कि ऑक्सीजन आसानी से किसी दूसरे के लिए अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता। तो एक बात बता, किसी के लिए आप आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप प्रबल शब्द तो यूज कर ही नहीं सकते। प्रबल किन के लिए यूज होता है? स्ट्रॉन्ग किन के लिए यूज होता है? कि जो आसानी से अपने लोन पेयर को दे देती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो आसानी से लोन पेयर को नहीं दे रहे, बहुत ही रेयर कंडीशन में अगर लोन पेयर किसी को डोनेट कर रहे हैं, उसके लिए आप दुर्बल वीक बर्ड यूज करते हो। इसीलिए जो आप लोगों का फ्यूरेन होता है वो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है, वीक बेस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है उसको वो आसानी से किसी दूसरे के लिए डोनेट नहीं करता। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बात तो ये है कि ठीक है ना, कि देखो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, जो भी मैंने चीज समझाई है ना उसका पूरे का कंक्लूजन बता देता हूं कि मैंने इसमें क्या समझाया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मैंने सिर्फ 3 पॉइंटों पर डिस्कशन किया, तीनों पॉइंटों को आप लोगों के लिए बता देता हूं। पहला पॉइंट मैंने डिस्कशन किया कि जो फ्यूरेन होता है ना, दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है, वीक बेस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है, वीक बेस की तरह व्यवहार करता है, और इसका रीजन है कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसी आसानी से किसी के लिए डोनेट नहीं करता, इसलिए दुर्बल क्षार वीक बेस की तरह व्यवहार करता है। दूसरा मैंने बोला है कि जब फ्यूरेन का प्रोटोनीकरण करवाते हो, प्रोटोनेशन करवाते हो, तो वो ऑक्सीजन पर नहीं होता, वो किस पे होता है? कार्बन पर, क्योंकि ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है। तो कॉमन सी बात है, अगर ये प्रोटॉन जुड़ेगा तो फिर कौन से जुड़ेगा? आप लोगों को कार्बन से जुड़ेगा। और तीसरे पॉइंट पे मैंने ये डिस्कशन किया कि जो आपका ये प्रोटोनीकृत फ्यूरेन बना है ना, प्रोटोनीकृत फ्यूरेन, ये आगे जाके और फ्यूरेन रिंगों के साथ जुड़कर बहुलक का निर्माण करता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो इसकी आउटलाइन 3 ध्यान में रख लेना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये 9 रिएक्शनों के साथ आप लोगों की इलेक्ट्रोनेशनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी खत्म।
ठीक है ना। अब अगले जो लेक्चर में हम अगली रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे, जैसे योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। आपको पता है इसकी भी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये भी योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर देगा टेम्परेचर की प्रेजेंस में, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं भैया। मैं फिर बता देता हूं, इसके बारे में जितनी भी मैंने चीजें समझाई है बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। और वैसे इसमें तो रटने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट ही आया आप लोगों का, ठीक है ना। तो जहां पर कॉन्सेप्ट और उसमें ऐसी बात ही नहीं है, सारी सारी चीज कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। यहाँ पर प्रोटोनीकरण कराया किससे हुआ है, कार्बन से हुआ है, ऑक्सीजन से नहीं हुआ। ऑक्सीजन से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो तो रेजोनेंस में चला गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 3। अगर आप H+ को और जोड़ते हो तो 4 वैलेंसी ऑक्सीजन की होती नहीं। मेरी बात समझ गए नहीं, तो सीधी सी चीज है आप लोग, ठीक है ना। ये प्रोटोनीकृत फ्यूरेन है, ये आगे और फ्यूरल रिंगों के साथ जुड़कर बहुलक का निर्माण करता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। बाकी की सारी चीजें तो मैंने नोट्सों में लिख रखी है, नोट्सों में एक बार पढ़ के देखना, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है ना। तो आज तक की क्लास बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर कर लेना, ठीक है ना। कम से कम 7 नंबर की यूनिट होती है अपनी, ठीक है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले। बाकी कुछ इसमें जो कोटा यूनिवर्सिटी के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के और भी अदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो भी अपनी उसमें देख लेंगे कि भाई तुम्हारा पेपर कितने नंबर का होता है, ठीक है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग वहां से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी यूनिट है, पूरी तरीका समझने लगी, ये तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। शुरू की इसकी बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजें हमने अच्छी तरीका समझी, अब सारी चीजें सिंपल चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं, फिर कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन के जो फ्यूरेन होता है उसमें योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।